नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। पैलेट गन मामले में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की बात मानी। कई घंटे धरने के बाद अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। घायल साहिल की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। चीनी की बढ़ती कीमतों पर सरकार का दावा, कहा एथेनॉल डाइवर्जन की वजह से नहीं बढ़ी चीनी की कीमतें। चीनी की होर्डिंग, कम उत्पादन की वजह से कीमतों में हुई बढ़ोतरी। सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 की लॉन्च। 62,500 करोड़ रुपए का बजट FY31 तक जारी रहेगी स्कीम। सरकार कंपनियों को उत्पादन के लिए 5% तक देगी इंसेंटिव। बेंगलुरु एयरपोर्ट से उड़ान भरना होगा सस्ता। एयरपोर्ट रेगुलेटरी ने यूजर डेवलपमेंट फीस में की कटौती। घरेलू यात्रियों के लिए 250 रुपए तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए UDF में 503 रुपए की कटौती। सोने चांदी में तेजी बरकरार। MCX पर सोना 1,60,000 के पार, चांदी भी 2,47,000 के पार पहुंची। 3 अगस्त से अब तक सोना 17,000 तो चांदी करीब 50,000 रुपए चढ़ी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद। मेटल PSE निफ्टी बैंक इंडेक्स की बढ़त पर क्लोजिंग। केमिकल फार्मा इंडेक्स गिरावट पर बंद। रिटेल ट्रेडर्स को अब भी जमकर हो रहा है FNO में घाटा। सेबी की नई रिपोर्ट के मुताबिक FY26 में वायदा में करीब 88% ट्रेडर्स को हुआ घाटा। ट्रेडिंग करने वाले भी 18% घटे। ऑप्शन बायर्स के मुकाबले सेलर्स ने कम झेला नुकसान। ऑप्शन खरीदने वाले 90% ट्रेडर घाटे में। मुंबई और आसपास के इलाकों में महंगा होगा ऑटो टैक्सी का सफर। ऑटो के किराए में 1 रुपए जबकि टैक्सी के किराए में 2 रुपए बढ़ोतरी का फैसला। नई दरें 1 सितंबर से लागू। BMW ने एंट्री लेवल SUV X1 का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन किया पेश। ज्यादा लेग स्पेस के साथ पीछे की सीट पर कंफर्ट का खास ख्याल। कीमत 50 लाख रुपए से शुरू। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर बल प्रयोग और पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित के साथ आज दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे। राहुल ने पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। इसके बाद आखिर में पुलिस ने FIR दर्ज की और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि प्रदर्शन समाप्त हो गया है। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित साहिल लोचव को न्याय दिलाने की मांग को लेकर संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया था। चलिए, तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए क्या अपडेट है इस मामले पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो संसद मार्ग थाना है, यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि जिस मांग को लेकर वो सुबह यहाँ पर आए थे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जो संसद मार्ग थाने में अंदर जमे हुए थे, आखिरकार जो FIR है वो दर्ज हो गई है। और उसके बाद राहुल ने कहा कि ये जो जस्टिस है, जस्टिस के लिए ये पहला स्टेप लिया है। पुलिस FIR ने दर्ज कर लिया है। अब ये उनके लिए एक पहला कदम है कि जो संजीव लोचन है उसको जस्टिस मिले, क्योंकि किस तरह से पैलेट गन इस्तेमाल किया गया था, उसके कई जगह पर पैलेट गन लगा था, लिहाजा उसका FIR जो है पिछले 1 महीने से दर्ज नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने FIR को दर्ज कर लिया है और एक जस्टिस की दिशा में ये पहला कदम है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है यहाँ पर अंदर। और यहाँ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर से गाड़ी से निकले और दोनों लोग यहाँ चले गए। धीरे धीरे कार्यकर्ता जो है वो भी धीरे धीरे अब यहाँ से छटने लगे हैं और कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर कुछ जो बचे हुए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ हंगामा कर रहे हैं, सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं। लेकिन जिस मकसद से आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यहाँ पर संसद मार्ग थाने पर धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जो संजीव लोचन है उसके FIR दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली थी, लेकिन FIR दर्ज करने में कहीं न कहीं आनाकानी हो रही थी, देरी हो रही थी। लिहाजा और वो अब शाम होते होते तक ये छट गया है मामला, पूरा FIR दर्ज हो चुका है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ से एक तरह से कहें संतुष्ट होकर बाहर निकल गए हैं।
जी बिल्कुल आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर एक बार आएंगे आपके पास। कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन जैसे बड़े खर्चों पर इंडस्ट्री को आईटीसी क्लेम मिलने के आसार कम हैं। सूत्रों के मुताबिक रेवेन्यू में कमी आने की आशंका के चलते राज्य इसे लेकर तैयार नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए फिर एक बार चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, बताइए क्या है ये पूरी खबर? दरअसल देखिए, अभी तक इंडस्ट्री की डिमांड यही थी कि चूंकि बिजनेस एक्सपेंशन के खर्चे होते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन एक बड़ा कॉस्ट होता है और वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा जो उस पर कई सारी जैसे स्टील, सीमेंट जैसी चीजें हैं उस पर जो जीएसटी चुकाई जाती है, उसका इनपुट क्रेडिट जो है वो सरकार को अलाउ कर देना चाहिए। लिहाजा इस मांग को लेकर वित्त मंत्रालय के पास लगातार चर्चा चल रही थी और जब हमें जानकारी मिल रही है कि इस मामले को पर अगले जीएसटी काउंसिल में चर्चा तो हो सकती है, लेकिन जो राज्य हैं वो कहीं न कहीं इसको लेकर तैयार नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो रेवेन्यू है इससे काफी ज्यादा असर पड़ेगा। लिहाजा इस वक्त जो रेवेन्यू इम्पैक्ट कोई भी राज्य उठाने को तैयार नहीं है और इसी वजह से हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला नहीं हो पाए, क्योंकि राज्य की सहमति इस बार फिलहाल नहीं है। और जो इंडस्ट्री को लगातार ये डिमांड थी कि उनको ये बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए उन्हें आईटीसी क्लेम मिलना चाहिए, उन्हें अलाउ किया जाना चाहिए, वो अलाउ ना हो सके। बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार ने दावा किया है कि एथेनॉल डाइवर्जन की वजह से चीनी की कीमतें नहीं बढ़ी है। चीनी की होर्डिंग, कम उत्पादन की वजह से कीमतें बढ़ी है। सरकार ने कहा है कि ग्राहकों को राहत देने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताइए क्या कुछ कहा है सरकार ने इस पूरे विषय पर? देखिए, चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो कीमतें 20% तक बढ़ चुकी हैं और कई राज्यों में कीमतें ₹65 के पार भी पहुंच गई है। और इस बीच कई जगह पर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि सरकार ने एथेनॉल के लिए चीनी को डाइवर्ट किया है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। तो सरकार ने उनका खंडन किया है। सरकार का कहना है कि पिछले सालों के मुकाबले हमने इस बार कम डाइवर्शन किया है। पहले हम 12% के आसपास का डाइवर्शन करते थे, लेकिन इस साल हमने सिर्फ 9% का ही डायवर्शन किया। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि जो इस बार खासतौर पे कि महाराष्ट्र में भारी बारिश देखने को मिली और जो गन्ना था उसके अंदर बीमारी भी लग गई, कीड़े लग गए थे, जिसकी वजह से गन्ना उत्पादन कम हो गया। साथ ही साथ इसकी होर्डिंग भी चल रही थी चीनी की, जिसकी वजह से दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से जल्दी ही दामों में कमी देखने को मिलेगी। खासतौर पे कि सरकार ने जो बल्क कंज्यूमर्स है उनको कहा है कि आप 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रखेंगे, उनके ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी है। उसके साथ साथ इंपोर्ट को भी हरी झंडी दे दी है। 10% सरकार ने 10 लाख टन इंपोर्ट को बिना किसी ड्यूटी के इंपोर्ट को हरी झंडी दी है। इतना ही नहीं, जो राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज है उनको कहा कि आप स्टॉक लिमिट का सख्ती से पालन कराइए। जहां भी आपको लगता है कि इस होर्डिंग चल रही है वहां पर आप फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए और जो भी कंपनियां या जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो सरकार ने कहा है कि जितने भी ये हमने कदम उठाए, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इससे दामों में कमी आएगी। खासतौर पर अभी त्योहारों की शुरुआत भी होने वाली है, तो सरकार का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिस तरह के कदम हमने उठाए हैं, आपको चीनी के दामों में कमी भी देखने को मिले। जी बिल्कुल असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात सोने चांदी के तेजी की। लगातार गिरावट के बाद एक बार फिर सोने चांदी में जोरदार चमक देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोना 1,60,000 और चांदी 2,47,000 के पार पहुंच चुकी है। 3 अगस्त से सोने में करीब 17,000 और चांदी में करीब 50,000 की तेजी आ चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी और भाव कहां तक जा सकते हैं? डिटेल बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। इसी हफ्ते की बात की जाए तो सोना 5% और चांदी 8% तक बढ़े हैं। अगर अगस्त के महीने की बात की जाए तो सोने में हमने करीबन 11% और चांदी में 17% तक की तेजी यहां पर आते हुए देखी है। कुछ एक फैक्टर्स जो यहां पर सपोर्टिव हैं, सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। दूसरा, अगर आप कच्चे तेल को देखें तो वहां पर हमने $93 बैरल आता हुआ देखा है। कच्चा तेल इस साल में 50% तक बढ़ा है, तो वो इन्फ्लेशन लेड जो कंसर्न्स हैं वो भी सोने को काफी हद तक सेफ हेवन बाइंग में दिखा रही हैं। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स लगातार यहां पर सोना खरीद रहे हैं। चाइना पिछले 20 महीने से लगातार ले रहा है।
ETF बाइंग यहाँ पर फिर से लौटती हुई नजर आई है। जून जुलाई पॉजिटिव महीने थे, अगस्त में यहाँ पर खरीदारी फिर लौटी है, तो काफी सारे सपोर्टिव फैक्टर्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स इंडियन फेस्टिवल डिमांड यहाँ पर फिर से लौटती हुई नजर आई है। यूएस का जो डेट है वो $40 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है। रेट में बढ़त हम शायद आता हुआ सितंबर में भी नहीं देखेंगे। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पर सोने और चांदी दोनों के लिए काफी सपोर्टिव रहे हैं। वेल एक्चुअली अगर आप ग्लोबल वॉल स्ट्रीट बैंक्स की बात देखें तो उनका मानना है कि यहाँ से हायर हाइज हम बनता हुआ देखेंगे। फिर चाहे वो जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक्स है, जिनका मानना है कि $5,400 से $6,000 एन आउंस तक के लेवल्स यहां पर सोना आपको अगले 6-8 महीने में दिखा सकता है। मेटल फोकस 5,000 की बात कर रहा है। डॉयचे बैंक, HSBC, ING सभी लोग यहां पर $48 से $4,900 एन आउंस की बात कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में अगर इसे कैलकुलेट करके देखें इस साल के अंत तक तो सोना 1,75,000 1,80,000 तक फिर से जा सकता है। चांदी का ऑल टाइम हाई 4,20,000 रुपए था। अब बाजार को लगता है कि 3,25,000 3,50,000 तक यहां पर फिर से प्राइसेस जा सकते हैं, यानी कि वो रैली फिर से लौट रही है और यहां से हायर हाइज हम बनता हुआ अभी भी देख सकते हैं। रिटेल ट्रेडर्स को अब भी एफएनओ में जमकर घाटा हो रहा है। सेबी की नई रिपोर्ट के मुताबिक FY26 में वायदा में करीब 88% ट्रेडर्स को घाटा हुआ है। ट्रेडिंग करने वाले भी 18% घटे हैं। ऑप्शन खरीदने वाले 90% ट्रेडर घाटे में है। सेबी की क्या है पूरी रिपोर्ट, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। बहुत घाटा देखने को मिल रहा है। आपने बताया कि ऑप्शंस में जैसे कि देख रहे हैं कि लगातार पेन देखने को मिल रहा है, घाटा भी घट रहा है। अब दिक्कत की बात ये भी हो रही है पूरे इकोसिस्टम के लिए कि ट्रेडर्स की भी संख्या लगातार घटती जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। मैं सबके सामने डिटेल्स रख देता हूँ। देखिए, घाटा 18% घटा है, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 92,000 करोड़ है। बहुत बड़ा फिगर है जो देश में देखें तो ये घाटा देखने को मिल रहा है। अब जो घाटे वाले ट्रेडर्स हैं इनकी संख्या आप देखें तो ये स्लाइटली यहाँ पर आपको एक एक्शन नजर आएगा, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो वायदा बाजार के जो टोटल घाटे हैं ये लगातार एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर क्रिएट करते जा रहे हैं। FY26 का डेटा आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए आते जा रहा है और जो ट्रेडर्स हैं इनमें अगर आप देखें तो आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से FY26 में जो घाटा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला। कुछ और डिटेल्स है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आएगा कि प्रति व्यक्ति घाटा कितना है, तो यहाँ पर भी आपको 2% की बढ़त देखने को मिलेगी। अब वायदा में जो ट्रेडर्स घाटा करते हैं इनकी संख्या देखें तो ये कम होती जा रही है ओवरऑल एक्टिव ट्रेडर्स की, लेकिन FY16 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेडर्स हैं इसमें आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और सालाना 10,000 से कम के टर्नओवर वाले जो ट्रेडर्स हैं इनका तो अकाउंट आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से साफ ही हो जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जो महिलाएं ट्रेडर्स हैं ना ये थोड़ी सी बेहतर हैं। घाटा तो इनको भी होता है, लेकिन कंपेरेटिवली आप देखें ना तो पूरे पूल में महिलाएं कम घाटा करती हैं। और ये स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा कि 30 साल से कम की जो महिलाएं हैं इनकी हिस्सेदारी 43% के आसपास है और 88.6% जो है ये घाटा करती हैं। लेकिन एवरेज के मुकाबले आप देखें तो घाटा कम आ रहा है। सिमिलरली आप देखें तो 30 to 40 ये एज ग्रुप में 88.1% है। 5 लाख से कम की आय वाले में वही 88 के आसपास है। टोटल आप देखें तो 85% राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ कि महिलाएं जो है वो यहाँ पर घाटा करती हुई नजर आती हैं। साथ में अगर आप देखें तो एक और मार्केट में सिंग होती है ना कि हमने इतने साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मार्केट में खासतौर पर एफएनओ ट्रेडिंग में अगर एक्सपीरियंस है तो भी मुनाफे की कोई गारंटी नहीं है। कितने लोगों को लगातार कई सालों का अनुभव है, लेकिन वो भी संख्या देखें तो घाटे वाली काफ़ी ज़्यादा है। 5 साल में 66% है, लगातार 4 साल घाटा करने वाले 95% है, पहले साल 91% है। और ये डेटा की रैंडमनेस इस प्रकार की है ना कि आप ये देखिए, ऐसा नहीं कि एक साल घाटा हो गया तो दूसरे साल शायद उम्मीद है कि मुनाफा हो जाए, वो भी नहीं होता। कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं स्टैटिस्टिकली मेजरली आपको नजर आएगा कि पहले साल भी घाटा किया, दूसरे साल भी किया और तीसरे साल भी अगर आप देखें तो यहाँ पर घाटा देखने को मिला। एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो थियोरेटिकली हम पढ़ते आए सुनते आए कि ऑप्शन राइटर्स के पास एक एज होता है, ये साबित हो गया। लेकिन दिक्कत की बात है कि रिटेल ट्रेडर्स को तो ऑप्शन राइटिंग करनी ही नहीं है। अगर आप टोटल बेस में देखें ना तो सिर्फ 2% ऐसे हैं जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं। हालांकि घाटा उनको भी होता है, घाटे का क्वांटम उनका भी बड़ा है कि उनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, रिस्क उनका अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट उनके लिमिटेड होते हैं। लेकिन 44% जो है ट्रेड्स यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स के रिटेल पार्टिसिपेंट की तरफ से घाटे में देखने को मिले। तो स्टैटिस्टिकली ऑप्शन बायर जिसका अकाउंट ही साफ हो जाता है उसके मुकाबले आप देखें तो थोड़े से डेटा यहाँ पर बढ़िया नजर आ रहे हैं। अब ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन राइटर्स के अगर आप औसत घाटा देखें, टेबल आपकी स्क्रीन पर आएगा।
बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब घाटे वाले जो राइटर्स होते हैं इनकी संख्या है, इसका अमाउंट आ रहा है, और साथ में आप देखें तो एक जो FPIs हैं, प्रॉप ट्रेडर्स हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं कि लगातार इनकी तरफ से यहाँ पर मुनाफा देखने को मिलता है। लेकिन एल्गो के जो ट्रेडर्स हैं मशीन ह्यूमंस को बीट कर रही हैं, डेटा स्टैटिस्टिकली बता रहा है। पिछली रिपोर्ट में भी यहाँ पर हमने देखा था कि जिनके पास एल्गो का एज है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बेटर साइड पर है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हल्की खरीदारी देखने को मिली। कैसे रहा आज के बाजार में कारोबार, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे का सेशन और आज का सेशन काफी राहत भरा रहा मार्केट्स के लिए। कल काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले और आज की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है, लेकिन बैंक निफ्टी पर फोकस करिए। यहाँ पर आज एक अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। 250 अंकों से ज्यादा के गेन्स इस इंडेक्स में देखने को मिले। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ से भी आज बाजार को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। आज की सेक्टोरल पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे सेक्टोरल गेनर की बात करें तो मेटल इंडेक्स आज अच्छा कारोबार करता हुआ नजर आया। दरअसल जो डॉलर इंडेक्स है वो 99 के नीचे कायम है, उसकी वजह से मेटल सेक्टर में आज गेन्स देखने को मिले। इसके अलावा कैपिटल मार्केट, रियलिटी, डिफेंस, एनर्जी, ये सारे ही सेक्टर आज बस करते हुए नजर आए और इन्होंने आज बाजार का साथ दिया। लेकिन आज बाजार का साथ किसने नहीं दिया? FMCG काउंटर आज फिसलते हुए नजर आए। इसके अलावा ऑटोज ने भी आज गिरावट दिखाई। IT से भी आज बाजार को सपोर्ट नहीं मिला और इसके अलावा फार्मा जो है वो भी आज अच्छा कारोबार करता हुआ नजर नहीं आए। लेकिन निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं, यानी निफ्टी 50 गेनर्स की बात कर ले तो यहाँ पर पावर ग्रिड में 3% के गेन्स देखने को मिले। इसके अलावा HDFC लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक और नेस्ले जैसे काउंटर थे जिन्होंने आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। लेकिन निफ्टी को ड्रैग करने की कोशिश किसने की, यानी निफ्टी 50 के लूजर्स कौन बने? तो यहाँ पर मारुति सुजुकी देखिए 2% की डाउनसाइड देखने को मिली। इसके अलावा ट्रेंट, HCL टेक और इंडिगो, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने आज निफ्टी के टॉप लूजर में अपनी जगह बनाई। लेकिन एक स्पेस जो है वो आज काफी बज़ में था, वो है मेटल स्पेस। ये सारे ही काउंटर है जिन्होंने आज मेटल्स की तेजी को जो है वो सपोर्ट किया। इसके अलावा गोल्ड फाइनेंस शेयरों में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। JP मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट के बाद ये सारे ही काउंटर जो है बस करते हुए नजर आए और ये सारे ही काउंटर जो है उन्होंने गोल्ड फाइनेंस की तेजी को जो है वो लीड किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। तो इस हफ्ते बाजार में गिरावट बढ़ी, क्रूड में तेजी आई तो गोल्ड सिल्वर में रैली दिखी। इधर US बॉन्ड यील्ड का टेंशन अलग से है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बाजार टेंशन हजार, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 के लॉन्च की घोषणा की है। 62,500 करोड़ रुपए की इस स्कीम का लक्ष्य भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। सरकार कंपनियों को उत्पादन के लिए 5% तक इंसेंटिव देगी। Mobile phone production cumulative, which was about 22 lakh crore, will be doubling in this period. It will go up to 40 lakh crore. That's a big thing. And as you know, last year smartphone as a category, as a product, was the largest exported item out of India. That position will be retained, that position will be further strengthened. Electronics manufacturing became the third largest category. That will also get sustained now with all these initiatives. और क्या खास है इस स्कीम में, पूरी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। सरकार देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। मोबाइल PLI के पहले चरण के अंदर भारत में 99% मोबाइल बनने लग गए हैं और उसके साथ साथ भारत मोबाइल वैल्यू के टर्म्स में दूसरे नंबर पर का देश बन गया है। अब सरकार मोबाइल PLI 2.0 स्कीम लेकर के आई है। इसके जरिए सरकार भारत में मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को 2.5% से लेकर के 5% तक इंसेंटिव देगी और अगर वो भारत में ही कंपोनेंट की सोर्सिंग करेंगे तो उनको 1.5% तक का एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा। उसके साथ साथ अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं भारत के अंदर ही तो उनको 3% तक के एडिशनल इंसेंटिव मिल सकते हैं और खासतौर पे कि जो घरेलू ब्रांड सरकार एक बनाना चाहती है तो उनको इंसेंटिव कम 5% से लेकर के 8% तक सरकार इंसेंटिव देगी। तो सरकार को उम्मीद है कि इससे भारत के अंदर मोबाइल का इकोसिस्टम एक बनेगा। तो कैबिनेट ने 15 जुलाई को इसके लिए 62,500 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दी थी। अब सरकार ने इसको रोल आउट कर दिया है, कंपनियों से आवेदन मंगाने की शुरुआत कर दी है। बहुत जल्द ही कंपनियां इसके अंदर आवेदन करेंगी और इस स्कीम का फायदा उठाएंगी। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। बेंगलुरु एयरपोर्ट से उड़ान भरना अब सस्ता होने वाला है। एयरपोर्ट रेगुलेटर AERA ने UDF यानी यूजर डेवलपमेंट फीस में कटौती की है। घरेलू यात्रियों को 550 रुपए की जगह सिर्फ 300 रुपए UDF देना होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, जो यात्री 1 सितंबर के बाद से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैवल करने जा रहे हैं उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर एरा ने अब जो अपना 2026 से लेकर 31 तक का टैरिफ ऑर्डर जारी किया है बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए, उसमें UDF में भारी कटौती की गई है। डोमेस्टिक UDF को घटाकर 550 से घटाकर सिर्फ 300 कर दिया गया है। ठीक उसी तरह से इंटरनेशनल टिकट पर भी राहत है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए UDF जो डिपार्टिंग पैसेंजर के लिए है 1500 से घटाकर 997 तय कर दिया गया है। हालांकि अराइवल चार्ज भी लागू किया गया है। जो अराइविंग यात्री हैं डोमेस्टिक में उनके लिए 125 रुपये और जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स आती हैं अराइवल उनके लिए 426 रुपया तय किया गया है। जो ऑपरेटर की मांग थी उन्होंने मांगा था करीब 41,300 करोड़ के करीब, जिसके मुकाबले रेगुलेटर ने सिर्फ 14,600 करोड़ के करीब ARR को बेसलाइन को मंजूरी दी है। और साथ ही एक और नई चीज़ की गई है कि जो कंस्ट्रक्शन अभी हुआ नहीं है, जो निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए यात्रियों को चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जैसा पहले ऐसा होता था कि कई बार जो आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका भी चार्ज जोड़ दिया जाता था, लेकिन अब जो है एरा ने साफ किया है कि जो T2 फेज 2 और टनल का जो काम है वो जब पूरा होगा तभी यात्रियों से चार्ज लिया जाएगा। 2029-30 के बाद ही ये प्रोजेक्ट चालू होंगे, उसके बाद ही ये जो है जोड़ा जाएगा। फिलहाल यात्रियों को उसी के लिए पे करना है जो काम पूरा हो चुका है। अगर आप अपने पेट्स के साथ ट्रेन सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले ये नया नियम जरूर जान लीजिए। फ्लाइट की तरह अब ट्रेन में भी पालतू जानवरों को तय नियमों और अलग कैरियर या डॉग बॉक्स में सफर कराना जरूरी होगा। पूरी डिटेल बता रही है दीपाली नंदा। देखिए, अगर आप पेट के साथ ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो इसके लिए नियम पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब रेल मंत्रालय की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया है। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसका पालन करना आपको बेहद ज़रूरी होगा, खासतौर पर तब जब आप अपने पेट के साथ ट्रेन में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हों। जो बदलाव किया गया है उसमें मुख्य तरह से सेम वही प्रोटोकॉल जब आप फ्लाइट में जाते हैं अपने पेट को एक कैरियर या फिर एक बॉक्स में लेकर जाते हैं, वो प्रोटोकॉल अब आपको ट्रेन सफ़र के दौरान भी फॉलो करना होगा। अभी इस तरह का कोई प्रोटोकॉल या फिर नियम नहीं है। आप अपने पेट को ट्रेन में लेकर जाते हैं, कोच के अंदर लेकर जाते हैं और सीट के नीचे बिठा देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। एक और जो बदलाव किया गया है वो ये कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेट हैं, 2 पेट हैं, और उनके लिए आपको अब अलग अलग से ही बुकिंग करानी होगी पार्सल ऑफिस में जाकर, और दोनों का ही अलग से बॉक्स होना मैंडेटरी किया गया है। बड़ा बदलाव ये भी है कि अगर आपका पेट बड़ा है जो कि बॉक्स में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको स्पेशल व्हीकल में जाकर बुकिंग करानी होगी, और स्पेशल व्हीकल में भी आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी या नहीं ये निर्भर करेगा कि उस तारीख को वहां पर बुकिंग का स्लॉट आपको मिल पाता है या नहीं। तो ये बड़े बदलाव हैं जो रेल मंत्रालय की तरफ से किए गए हैं। वजह है जाहिर तौर पर यही कि जो दूसरे यात्री हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, उनका ट्रैवल पूरी तरह से कंफर्टेबल रहे, इसलिए आज से ये बड़े बदलाव किए गए हैं। BMW ने अपने एंट्री लेवल SUV X1 का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन पेश कर दिया है। इसमें ज्यादा लेग स्पेस के साथ पीछे बैठने वाले यात्रियों के कंफर्ट का खास ख्याल रखा गया है। कार की शुरुआती कीमत करीब 50 लाख रुपए है। कैसी है BMW की ये कार, बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। भारत में लग्जरी कार मेकर्स में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। व्हील बेस को थोड़ा स्ट्रेच किया जाए ताकि जो केबिन स्पेस है उसे बढ़ाया जा सके। BMW ने अपनी एंट्री लेवल SUV X1 के साथ यही किया है, और ये है BMW की X1 लॉन्ग व्हील बेस। और जैसा कि नाम से साफ है, इसके व्हील बेस को कितना स्ट्रेच किया गया है तो करीब 108 mm ज़्यादा लंबी है व्हील बेस, और इससे जो गाड़ी का कुल डायमेंशन है वो भी बढ़ गया है, लगभग 116 mm ज़्यादा बढ़ गया है। इन नंबर से असली असर आपको तब दिखेगा जब आप इसके रियर केबिन में बैठेंगे। ये पहले से ज़्यादा स्पेशियस है अपने स्टैंडर्ड मॉडल से। अगर नी रूम की बात करें 109 mm ज़्यादा है, जबकि जिसका लेग रूम जो है 150 mm ज़्यादा है। तो काफ़ी स्पेस है, आप यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। आप अगर फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड हो सकती है। और भारत में ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि सिर्फ वीकेंड पे ड्राइव करना चाहते हैं, नॉर्मल दिनों में चाहते हैं कि वो पीछे बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करें या कोई ऑफिस का काम करें। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए BMW ने ये नया वर्जन जो है वो उतारा है। OS 9 जो कि iDrive है BMW का, उस पर बेस्ड है, और इसका जो खास तौर पे एल्युमिनियम मैश इफेक्ट ट्रिम है
वो इसे बहुत ही अनोखा बनाता है, बहुत ही अलग बनाता है और तमाम जो एडवांस फीचर्स हैं, कनेक्टेड फीचर्स हैं, ये उससे लैस है। और अगर आप इंटीरियर कंफर्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक तरह से स्पोर्टी और मिनिमलिस्टिक दोनों ही लुक देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। और अगर यहाँ का ऑडियो सिस्टम आप देखें तो हार्मन कार्डन का ऑडियो सिस्टम है जो कि 12 लाउड स्पीकर सिस्टम है। आपको अंदर जो है इसका ऑडियो सिस्टम है बहुत ही एक कॉन्सर्ट लाइक फीलिंग यहाँ पे आपको देगा। अगर आप पार्किंग असिस्टेंस की बात करें तो इसका 360 सराउंड विजन है। रिवर्स असिस्टेंस में इसमें 50 मीटर की कम से कम मेमोरी है। अगर वेरिएंट्स की बात करें तो 4 कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है। इंजन परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन है 1.5 लीटर का। परफॉर्मेंस पिछले जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसके मुकाबले थोड़ी सी बेहतर है। 49.9 लाख से इसकी कीमत शुरू हो रही है और आपको ये 4 कलर ऑप्शंस में मिलेगी। रोहन सिंह, दिल्ली। मुंबई और आसपास के इलाकों में ऑटो और टैक्सी का सफर महंगा होने जा रहा है। मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण यानी MMRTA ने ऑटो और काली पीली टैक्सियों के किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नए किराए 1 सितंबर से लागू होने की संभावना है। नई दरों के मुताबिक ऑटो का किराया 26 रुपए से बढ़कर 27 रुपए होगा, जबकि काली पीली टैक्सी का न्यूनतम किराया 31 से बढ़ाकर 33 रुपए हो जाएगा। दोनों के किराए में बढ़ोतरी शुरुआती 1.5 किलोमीटर के लिए लागू होगी। इसके बाद हर किलोमीटर के किराए में भी बदलाव होगा। हालांकि आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने तक पुराने किराए ही लागू रहेंगे। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।